सोचिए, एक स्टूडेंट है, स्कूल के एनुअल प्ले के लिए पिछले 3 महीने से अपनी जान लगा रहा है। डायलॉग रट रहा है, कॉस्ट्यूम के लिए भाग दौड़ कर रहा है, सेट बनाने में मदद कर रहा है। प्ले सुपर हिट होता है। प्रिंसिपल मेन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाकर उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। और वो स्टूडेंट? वो भीड़ में खड़ा तालियां बजाता रहता है। किसी को याद भी नहीं कि वो भी इस प्ले का हिस्सा था। ये जो अदृश्य हो जाने का एहसास है ना, ये कितना चुभता है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ उस एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हर रोज हजारों स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। बिल्कुल, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जो स्टूडेंट्स का हौसला तोड़ देती है। सही बात है। आज हम बात करेंगे कि जब पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में की गई मेहनत को पहचान नहीं मिलती, तो उससे पैदा होने वाली निराशा से कैसे निपटा जाए। और ये बात सिर्फ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी बस टीचर का एक बहुत अच्छा काम किया कह देना, या टीम में ये महसूस होना कि हाँ मेरी भी अहमियत है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। इनके बिना स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि उनकी मेहनत बेकार है और धीरे धीरे वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है और सबसे जरूरी इसका हल क्या है। तो पहला सवाल यही है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? क्यों अच्छे खासे टैलेंटेड बच्चों की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई परतें हैं। अगर हम इन्हें खोलना शुरू करें तो सबसे पहली परत है स्कूल और कॉलेज के लेवल पर होने वाली दिक्कतें। यानी आप कह रहे हैं कि सिस्टम में ही कुछ खोट है? कह सकते हैं। सबसे आम समस्या है अवार्ड्स या पहचान देने के तरीकों में पक्षपात। अच्छा। हाँ, अक्सर टीचर्स के कुछ पसंदीदा स्टूडेंट्स होते हैं या फिर चुनने का कोई साफ सुथरा पैमाना ही नहीं होता। ये तो होता है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर स्कूलों में हर तरह के टैलेंट को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स या डिबेट में अच्छे हैं तो ठीक, तो आपको पहचान मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं या बैकस्टेज के हीरो हैं, तो आपकी मेहनत दिखाने की कोई जगह ही नहीं है। और एक बात जो मुझे हमेशा खटकती है, वो है मार्क्स को लेकर हमारा जुनून। अगर किसी के 95% आए हैं तो वो हीरो है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने स्टेट लेवल पे कोई कोडिंग कंपटीशन जीता है तो वो बस एक हॉबी बनकर रह जाती है। सही पकड़ा। स्कूल अनजाने में ही बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे मार्क्स से है, तुम्हारे हुनर से नहीं। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। अकादमिक सफलता पर इतना ज्यादा जोर है कि बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। और इसी से जुड़ा है एक खराब फीडबैक सिस्टम। टीचर्स या मेंटर्स के पास इतना समय या ट्रेनिंग ही नहीं होती कि वो हर बच्चे को बताएं कि उन्होंने कहाँ अच्छा काम किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो जब कोई फीडबैक ही नहीं मिलता तो बच्चे को लगता है कि मेरे काम को कोई देख भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई सिस्टम की बात, लेकिन हर बार गलती सिस्टम की तो नहीं होती। कई बार मामला हमारे अपने दिमाग का भी होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मनोविज्ञान भी इसमें कोई रोल निभाता है क्या? बिल्कुल, और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कई बार स्टूडेंट्स खुद पर ही भरोसा नहीं करते। उन्हें अंदर से लगता है कि उनकी कोशिशें कभी काफी अच्छी नहीं होंगी। अच्छा, कम आत्मसम्मान। हाँ, जिसे हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और किशोरावस्था तो वैसे भी एक ऐसी उम्र है जब दोस्तों, टीचर्स और परिवार से वैलिडेशन या कहें कि शाबाशी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। पर मैंने सुना है कि परफेक्शनिस्ट होना, यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की चाहत, वो भी एक वजह हो सकती है। एक मिनट, लेकिन क्या परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात नहीं है? हम तो हमेशा बच्चों को अपना बेस्ट करने के लिए कहते हैं। फिर ये कारण कैसे बन गया? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अपना बेस्ट देना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शनिज्म एक जाल है। जाल कैसे? इसमें इंसान ये मानने लगता है कि या तो मैं नंबर 1 आऊंगा या फिर मेरी सारी मेहनत जीरो है। ओहो। अगर वो दूसरे या तीसरे स्थान पर भी आ जाए तो उसे लगता है कि वो हार गया। तो जो हमारा प्ले वाला स्टूडेंट था, हो सकता है उसे लग रहा हो कि जब तक मुझे मेन रोल नहीं मिलता तब तक मेरे काम की कोई कीमत ही नहीं है। और वो दूसरों से तुलना भी तो कर रहा होगा कि मेन एक्टर को देखो, उसे कितनी तालियां मिल रही हैं। सही पकड़ा, तुलना का डर, ये एहसास कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और उनकी चमक में मैं कहीं खो जाऊंगा, ये डर ही उसे आगे कोशिश करने से रोक देता है। स्कूल का माहौल, बच्चे की अपनी सोच, और क्या परिवार और दोस्त भी तो असर डालते होंगे। बिल्कुल। ये हमारी तीसरी और शायद सबसे अहम परत है, हमारा सोशल माहौल। कई बार अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है जो कूल नहीं मानी जाती,
जैसे कि लाइब्रेरी क्लब या बागवानी। तो दोस्ती उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एग्जैक्टली। और माता पिता, उनकी तरफ से कैसा प्रेशर होता है? मुझे लगता है उनकी दिलचस्पी न होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, अगर उनका सारा ध्यान सिर्फ बच्चे की मार्कशीट पर है तो बच्चा अपनी दूसरी प्रतिभाओं को खुद ही गैर जरूरी समझने लगता है। उसे लगता होगा कि अगर मम्मी पापा को ही मेरे स्केचिंग या गिटार बजाने से फर्क नहीं पड़ता तो किसी और को क्या पड़ेगा। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर एक अच्छे मेंटोर या गाइड की कमी, जो बच्चे को सिखाए कि बेटा, नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हारी कोशिश सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये सब तो कारण हुए, पर पता कैसे चले कि कोई बच्चा इस दौर से गुजर रहा है? क्योंकि बच्चे अक्सर ये बातें खुलकर बताते नहीं हैं। उनके व्यवहार में ऐसे कौन से बदलाव दिखते हैं जिनसे खतरे की घंटी बजनी चाहिए? कुछ संकेत बहुत साफ होते हैं। सबसे पहला है कि बच्चा उन एक्टिविटीज से पीछे हटने लगता है जिनमें वो पहले बहुत अच्छा था। मतलब जो बच्चा पहले हर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए सबसे आगे रहता था, वो अब अचानक चुपचाप बैठने लगा है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि उसके जोश में, कुछ नया करने की पहल में एक साफ कमी आ गई है। वो क्लास या ग्रुप प्रोजेक्ट में भी कम हिस्सा लेगा। ये तो हुए वो बदलाव जो बाहर से दिखते हैं। और अंदरूनी तौर पे इमोशनल लेवल पर क्या चल रहा होता है? वो अक्सर ऐसी बातें कहने लगता है कि मेरे काम पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, या कोशिश करने का क्या फायदा। आपको उसके बर्ताव में चिड़चिड़ापन, उदासी या स्कूल के फंक्शन वगैरह से एक तरह की दूरी महसूस होगी। वो बस आता है, क्लास करता है और घर चला जाता है। स्कूल उसके लिए एक बोझ बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत गंभीर लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई ठोस साइंस, कोई रिसर्च भी है? यहाँ पर बात वाकई गहरी हो जाती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे मजबूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। जैसे 1943 में अब्राहिम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि खाना, पानी और सुरक्षा के बाद इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है सम्मान। सम्मान? हाँ, जब हमें दूसरों से पहचान और इज्जत मिलती है तो ये जरूरत पूरी होती है। इसके बिना हम अंदर से अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी एक बुनियादी जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं। बिल्कुल। इसी तरह 1985 में डेसी और रायन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आई। ओके। वो कहती है कि इंसान को अंदर से मोटिवेटेड रहने के लिए 3 चीजें चाहिए: काबिलियत का एहसास, दूसरों से जुड़ाव और अपने फैसले खुद लेने की आजादी। तो जब किसी के काम को सराहा जाता है तो उसकी काबिलियत और जुड़ाव वाली जरूरतें पूरी होती हैं और उसका मोटिवेशन बढ़ता है। और ये सिर्फ पुरानी थ्योरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में 2022 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ ऐसा पाया जो हम सबको चौंका देगा। क्या? उन्होंने पाया कि 10 में से 6 से ज्यादा किशोरों ने ये माना कि जब उनके आर्ट, स्पोर्ट्स या किसी भी गैर अकादमिक हुनर को सराहा नहीं गया तो उनका मन उस काम से पूरी तरह उठ गया। 10 में से 6? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक तरह की खामोश महामारी है जो हमारे बच्चों का आत्मविश्वास खा रही है। बिल्कुल। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है? इस चक्र को तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स सब अपने अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? समाधान के लिए हमें तीनों ही स्तरों पर काम करना होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले खुद स्टूडेंट से। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम को बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है एक सेल्फ एप्रिसिएशन जर्नल बनाना। सेल्फ एप्रिसिएशन जर्नल? हाँ, एक छोटी सी डायरी जिसमें वो हर रोज अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को लिखे। आज मैंने मुश्किल सवाल हल कर लिया, आज मैंने टीम की मदद की। ये उसे बाहरी तारीफ पर निर्भर रहने से बचाएगा। ये तो खुद की पीठ थपथपाने जैसा है और ये बहुत जरूरी है। और क्या कर सकते हैं? दूसरा, अपने लिए पर्सनल स्टैंडर्ड्स बनाना। कंपटीशन दूसरों से नहीं बल्कि खुद के पिछले परफॉर्मेंस से करना। आज मैंने कल से बेहतर किया या नहीं? बिल्कुल। इससे फोकस बाहरी पहचान से हटकर अपनी ग्रोथ पर आ जाता है। और तीसरा, हिम्मत करके टीचर से फीडबैक मांगना। सीधे पूछना कि सर, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, या मेरे इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अब बात करते हैं टीचर्स और स्कूलों की। उनकी जिम्मेदारी तो शायद सबसे बड़ी है। बहुत बड़ी। स्कूलों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां सिर्फ विनर्स को ही नहीं बल्कि इम्प्रूवर्स को भी पहचान मिले। इम्प्रूवर्स को? हाँ, उस बच्चे को भी सम्मानित किया जाए जिसने सबसे ज्यादा सुधार किया है या जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है। वाह,
सहकर्मी नामांकन पुरस्कार या पीयर नॉमिनेशन अवार्ड्स का आइडिया तो कमाल का है ना? इसमें तो बच्चे एक दूसरे के हीरो बन जाएंगे। वो सीखेंगे कि मदद करना या एक अच्छा टीम प्लेयर होना भी एक अवार्ड जीतने वाली क्वालिटी है। ये तो पूरी क्लास का माहौल ही बदल सकता है। बिल्कुल। और एक और छोटा सा बदलाव बहुत असर डाल सकता है, रोटेशनल एप्रिसिएशन सिस्टम। वो क्या है? जिसमें टीचर हर हफ्ते क्लास के सामने किसी एक स्टूडेंट के किसी छोटे से अच्छे काम की तारीफ करें। कभी किसी की हैंडराइटिंग की, तो कभी किसी के सवाल पूछने के तरीके की। इससे हर बच्चे को महसूस होगा कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये छोटे छोटे कदम है, पर इनका असर बहुत गहरा होगा। हम्म। अब आते माता पिता पर। शर्मा जी के बेटे से तुलना करने के अलावा वो और क्या बेहतर कर सकते हैं? शर्मा जी का बेटा शायद हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। शायद। माता पिता के लिए सबसे जरूरी है बच्चे के प्रयास की सराहना करना, भले ही नतीजा कुछ भी हो। अगर बच्चा रेस में आखिरी भी आया है तो उसकी हिम्मत की तारीफ करें कि उसने हिस्सा तो लिया। और उसके स्कूल के प्ले या स्पोर्ट्स डे में जाना, ये छोटी छोटी बातें शायद बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा। जब बच्चा आपको ऑडियंस में बैठा देखता है तो उसका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ जाता है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को मेरे काम पर गर्व है। और सबसे अहम बात, बच्चे की तुलना किसी से ना करें। हर बच्चा यूनिक है। उसकी अपनी ताकत पर फोकस करें, उसकी कमियों पर नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि पहचान या सराहना कोई लग्जरी नहीं है। ये मोटिवेशन और ग्रोथ के लिए एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। जब स्कूल और परिवार मिलकर तारीफ और प्रोत्साहन का माहौल बनाते हैं तो वो असल में बच्चों में आत्मविश्वास, हिम्मत और एक दूसरे का सम्मान करने की नींव रख रहे होते हैं। और इसका बच्चों के भविष्य पर क्या असर होता है? जो बच्चे अपनी खुशी के लिए काम करना और बाहरी सराहना को सही जगह पे रखना सीख जाते हैं, वो ज्यादा लचीले, क्रिएटिव और इमोशनली मजबूत बनते हैं। सही बात है। और यही वो गुण हैं जो उन्हें जिंदगी की हर परीक्षा में सफल होने में मदद करते हैं, सिर्फ स्कूल के एग्जाम में नहीं। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा। हम अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान के लिए बाहरी पहचान पर कितना निर्भर है? और क्या हम अपने आसपास के लोगों के छोटे छोटे प्रयासों को पहचानने के लिए रुककर एक पल निकालते हैं? चाहे वो स्कूल में हमारा बच्चा हो, ऑफिस में हमारा सहकर्मी या घर पे हमारा परिवार।